बुलेटिन में सबसे पहले बात सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की। सियासत के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार ने आज सवर्ण आरक्षण समेत तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। साथी को तरजीह की बजाय नीतीश कुमार ने उन मुद्दों को तरजीह दी जो उनकी सियासत के लिए ज्यादा मुफीद हैं। नीतीश ने सवर्ण आरक्षण जैसे मुद्दे पर हामी भरी है, वहीं असम नागरिकता और 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी को ना कर दिया है। 2019 को लेकर सियासी माहौल गर्म है। मुद्दों के जरिए सियासत जीत की बूटी तलाशने में जुटी है। इस वक्त सवर्ण आरक्षण बड़ा मुद्दा है, लिहाजा गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार भी इसे लागू करने का मन बना रहा है। लोक संवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवर्ण आरक्षण लागू करने की हामी भर दी। स्टेट में भी हम लोग लागू करेंगे और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि संविधान के संशोधन के बाद क्या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होगा या कोई एक्ट बनाकर होगा। सवर्ण आरक्षण के साथ ही सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि 2021 में होने वाली जनगणना जातिगत आधारित हो। हमको लगता है कि एक बार पूरे देश में कास्ट बेस्ड जनगणना हो जाना चाहिए, और जब ये जनगणना हो जाएगा तो एक मोटे तौर पर पता चल जाएगा कि किसका क्या कास्ट है। बिहार में जेडीयू बीजेपी का साथी है। लोकसभा चुनाव में भी दोनों साथ साथ दुश्मनों से लड़ेंगे, लेकिन असम नागरिकता अधिनियम और 3 तलाक के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन जहां तक प्रश्न है इस कानून के बारे में हम लोगों की राय एज पॉलिटिकल पार्टी, हम लोगों की राय स्पष्ट है और ये उचित नहीं है। कहीं किसी स्टेट के लोगों की अपनी आइडेंटिटी है, उसको किसी तरह से नहीं हिट करना चाहिए। शनिवार को कोलकाता में हुए महागठबंधन के मेगा शो पर भी नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। पलटवार करने के बदले नीतीश कुमार ने बड़े ही सधे अंदाज में जवाब दिया। और जो चुनाव आने वाला है तो उसके बाद चुनाव में तो जनता फैसला करेगी ना, जनता का जो फैसला होगा। अब उसमें कौन क्या कर रहा है इस पर क्या कमेंट करना है, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। कोलकाता के बाद अब एनडीए का विरोधी खेमा पटना में मंच सजाने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि 3 फरवरी को राहुल गांधी पटना में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ गरजेंगे। राहुल की रैली पर नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया तो उन्होंने रिएक्शन के बजाय फिलहाल मजे लेना ज्यादा मुनासिब समझा। अरे इससे क्या अच्छी बात है, वो आके पोल खोलेंगे तो बड़ा अच्छा बात है, जरा पोल तो खोले। 3 फरवरी को कांग्रेस तो मार्च में एनडीए भी बड़ी रैली की तैयारी में है, जिसमें संभावना है कि पीएम मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। बातचीत हो रही है और जब रैली होगी उसके बारे में विधिवत घोषणा की जाएगी, जरूर अपेक्षा होगी, लेकिन अभी उसके बारे में कोई अंतिम तौर पर तिथि आदि के बारे में अभी नहीं निर्णय हुआ। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने एक तरफ साथ रहते हुए साथ ही बीजेपी को संजीदा मुद्दों पर अपना रुख साफ कर दिया है, तो दूसरी तरफ विरोधियों को भी बता दिया है कि तैयारी इधर भी जबरदस्त है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश ने कई मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। सिविल सिटीजनशिप पर भी उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी, यहां तक कि बीजेपी से अलग उन्होंने अपनी राय रखी है। लेकिन आरजेडी को यह हजम नहीं हो रहा है। आरजेडी ने सिविल सिटीजनशिप के मुद्दे पर जेडीयू के विरोध को दरअसल नाटक बताया है। वहीं कांग्रेस ने भी जेडीयू के रुख को पाखंड बताया है, जबकि जेडीयू ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। यह है कि जैसे गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुला से परहेज करेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के और भाजपा के गोद में बैठेंगे, लेकिन समय समय पर कभी कभी उनको चींटी काट देंगे दिखाने के लिए कि देखिए हम बेमन से बैठे हुए हैं, मन से नहीं बैठे हुए हैं। यही है, वो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कि महागठबंधन में थे तो उस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो वोट दिया उन्होंने उसको, नोटबंदी का समर्थन किया, और आज जो है नोटबंदी की जब आलोचना होने लगी और ये पता चला कि साहब नोटबंदी से देश के अर्थव्यवस्था को, वित्तीय व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो कहा कि हड़बड़ दड़बड़ में किया गया है। तो ये इनका स्टाइल है काम करने का, यही तरीका है इनका। देखिए, जेडीयू एक सिद्धांत विहीन पार्टी है और उस पार्टी की विशेषता ये है कि उसमें भिन्न भिन्न दल के आदतन दल बदलुओं की जमात है।
और अपने स्वार्थ के लिए ये कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। मैं समझता हूं यह भी उसका एक पाखंड है, और अगर कहीं और भी जाने को तैयार है तो क्या चाहते हैं, फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं क्या? मूल समस्या है कि जेडीयू या एनडीए में जो भी पार्टियां हैं वो परेशानी में हैं। उन्हें अपना भविष्य दिख रहा है कि हम अब चुनाव जीत नहीं सकते बीजेपी के साथ। गठबंधन इस देश और प्रदेश की राजनीति की आवश्यकता है। तो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, हर एक राजनीतिक दल को अपना नजरिया पेश करने का अधिकार है, लेकिन सरकार के कार्यक्रम जो होते हैं उस कार्यक्रम पर हम एकजुट रहते हैं। तो हमारी पार्टी जनता दल यू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद जो प्रधान महासचिव ने मंतव्य दिया है उसमें साफ तौर पर है कि नागरिकता संशोधन विधेयक में असम और नॉर्थ ईस्ट का जो भाषाई और सांस्कृतिक पहचान है वह कहीं न कहीं विलुप्त होगा। तो पार्टी अपना स्टैंड रख रही है और एजीपी के कार्यक्रम में पार्टी के 30 सदस्यीय दल के लोग जाएंगे और विभिन्न संगठनों से मिलेंगे इस सवाल पर, और राज्यसभा में भी हमने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है। इसमें कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है। तो सीएम के स्टैंड पर सियासत जारी है। बहरहाल अगर बात जनसंवाद की करें तो इस जनसंवाद के दौरान सीएम कई लोगों से रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को सुना और उसके निपटारे के लिए निर्देश भी दिए। सीएम संवाद में पटना के मुकेश हिसारिया ने सरकार से हर प्रखंड में ब्लड बैंक शुरू करने का सुझाव दिया। वहीं मधुबनी के भरत भूषण ने पारा मेडिकल का मामला उठाया और सुझाव दिया कि पारा स्टूडेंट के लिए भी हॉस्टल की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुझावों पर सीएम ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। तो पैरामेडिकल जो स्टूडेंट है उसको कोई स्कॉलरशिप ये नहीं मिलता है कुछ नहीं साहब। सर ये तो गौर करने वाली बात नहीं, ये विचार नहीं है। पैरामेडिकल जब हम लोग अब हर डिस्ट्रिक्ट में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने का निर्णय ले चुके हैं और उस पर काम कर रहे हैं, उसमें पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा तो उसका तो व्यवस्था करेंगे ना। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि काउंसिल नहीं बना तो उससे उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राबड़ी सरकार में मंत्री रहे वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। इस दौरान आरएलएसपी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राम पुकार सिन्हा ने भी जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि अभी कई पार्टियों के लोग पार्टी के संपर्क में हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीटों को लेकर पार्टी में कोई विवाद नहीं है। खुद मंत्री रहे हैं और राम पुकार सिन्हा जी कुशवाहा जो अभी रालोसपा के राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष रहे हैं, ये दोनों जनता दल परिवार में शामिल हो रहे हैं और इनका हम लोग स्वागत करते हैं। दोनों का राजनीतिक जीवन बराबर राजनीति में सक्रियता की रही है और ये यदि पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो पार्टी को इससे काफी मजबूती मिलेगी। और 2019 चुनाव को लेकर पार्टियां मतदाताओं को लुभाने की हर कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी कोशिश के तहत यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज छपरा पहुंचे, जहां क्षेत्रीय शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और पार्टी के कई दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे। जगदम कॉलेज में आयोजित इस सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। सम्मेलन के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने महागठबंधन को ठगबंधन करार दिया और 2019 में हर बूथ पर कमल खिलने का दावा किया। और अब बात तेजस्वी और तेज प्रताप की। भाई तेजस्वी से बढ़ती दूरियों की खबरों के बीच लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने एक रास्ता निकाला है जिससे वो विरोधियों का जवाब भी देंगे और आरजेडी को ताकत भी मिलेगी। तेज प्रताप ने कहा कि वो अपने भाई तेजस्वी के साथ मिलकर ही अब एलपी मूवमेंट शुरू करेंगे। इससे न सिर्फ आपसी संबंध और अच्छे होंगे बल्कि विरोधियों को भी एक संदेश मिलेगा। तेज प्रताप ने ये बातें जनता दरबार के दौरान कही। हुआ है क्योंकि तेजस्वी जी से हमारी बात हुई थी, दिल्ली गए हुए थे, तो तमाम लोग के साथ अभी एक बार बैठ करके हम उसका डेट को निर्धारित किया जाएगा कि किस डेट को एलपी मूवमेंट करना तो है ही, एलपी मूवमेंट होगा। अब एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग रहेंगे और
इसको तय किया जाएगा तो इससे मैसेज चला ही जाएगा लोग को। और 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर ईसी एक्शन में है। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों के तबादले को लेकर निर्देश जारी किया है। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र जारी करते हुए वैसे अधिकारियों का तबादला 28 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया है जो 3 साल से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। साथ ही दागी अधिकारियों को चुनाव कार्य से अलग रखने का निर्देश भी दिया गया है। 31/5/2019 तक जो भी पिछले 4 साल में 3 साल पूरा कर लिया है वैसे अधिकारियों को ट्रांसफर करने के लिए इलेक्शन कमीशन से चिट्ठी आया है। आज हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे, सभी डिपार्टमेंट्स को कन्वे किया जाएगा। इधर पटना में एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और डिप्टी सीएम सुशील मोदी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी ने डॉक्टर प्रहलादन को एल.एन. मिश्रा न्यू इंडिया चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया। प्रहलादन दक्षिण भारत में दरअसल गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। अवार्ड में उन्हें 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यू इंडिया में युवाओं की बड़ी भूमिका बताई। कार्यक्रम में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा की लिखी किताब बिहार बढ़कर रहेगा का लोकार्पण भी किया। उन्होंने 1985 में किताब लिखी थी बिहार की पीड़ा से जुड़िए। मैंने उस जमाने में भी उस किताब को पढ़ने का काम किया था और आज उन्होंने ये पुस्तक लिखी है बिहार बढ़कर रहेगा। मैं डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपने जिस बिहार का सपना देखा है हम उसी बिहार को बनाने में लगे हैं और निश्चित तौर पर बिहार बढ़कर रहेगा। Such a juncture, it becomes necessary to recognize, encourage and incentivize efforts those who are contributing towards this positive change. The youth plays an independent role in making this happen. We need to channelize the energy and change their ideas into realizable goals. और इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बीआईए के 75वें वर्षगांठ समारोह का हिस्सा भी बने। दरअसल आज समापन समारोह मनाया जा रहा था जिसमें प्रणब मुखर्जी शामिल हुए। बीआईए के समारोह में प्रणब दा ने बिहार के पिछड़ेपन को लेकर चिंता जाहिर की। इसके अलावा प्रणब दा बीआईए के सदस्यों से देश और राज्य की उन्नति के लिए काम करते रहने की अपील भी की। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि अगर देश के बड़े उद्योगपति बिहार आकर उद्योग लगाएंगे तो न सिर्फ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। और बात गया नाबालिग हत्याकांड मामले की। गया के पटवा टोली नाबालिग हत्याकांड में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस को नदी के किनारे खून के धब्बे मिले हैं जिसके बाद कई स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें नाबालिग के पिता और उनके सहयोगी को रिमांड पर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस हत्याकांड को हॉरर किलिंग बताया था जिसके बाद पटवा समाज आंदोलित था। हम लोगों ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो अभियुक्त लीला पटुआ हैं उन्हीं के घर में उसकी हत्या की गई थी और इसके आलोक में हम लोगों ने महिला को गिरफ्तार किया और उसको फिलहाल हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं जुडिशियल कस्टडी में और अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। और बिहार में शराबबंदी के बाद हर के हथकंडा अपनाने के बाद अवैध शराब कारोबारी अब लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुपौल पुलिस ने छापेमारी में एक टोयोटा कार से 90 लीटर विदेशी शराब जब्त की जिसमें 2 लड़कियां भी शामिल थीं। टोयोटा ड्राइवर और दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शराब कारोबारी पुलिस से बचने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं पकड़ी गई लड़कियों ने 2000 से 5000 रुपए लेकर शराब को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की बात को स्वीकार किया है। पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। लड़की के रोल से जी 2000 पर आवे छे वो हमरा साथ में भेज दिलके कहलके कि तुम ये लड़की को ले जाओ और इसको फिर सामान खाली करके ले आना साथ ही साथ। ये बोले थे कि ये चक्कर पे चलो 2000 रुपये मिलेगा, यहाँ के सुपौल आके फिर यहाँ से दरभंगा छोड़ देंगे। अभी शादी की बात हो रही थी फिर चक्कर की बात कर रहे हो, क्या कनेक्शन है?
उस गाड़ी पे बैठे थे ना हम लोग, तो बोले थे कोई बात नहीं है, चलो इस गाड़ी पे बैठ के सुपौल लेके जाएंगे, 2000 रुपया देंगे, तुम्हारे सहेली की शादी हुई है, चलो बैठ के इसी पे चले जाना। लीटर शराब बरामद हुई है, लेकिन इसमें जो मुख्य बिंदु ये है कि एक गिरोह जो कि दिल्ली से लेकर के हमारे बिहार के सुपौल कैरियर के तरह है, गाड़ी में अगर लड़कियां रहेंगी, महिलाएं रहेंगी, तो नेचुरल है कि पुलिस को शक संदेह इस पर कम होगा। इसी उद्देश्य से इनके द्वारा हायर करके दिल्ली से इन लड़कियों को लाया गया। तो सुपौल में जहां लड़कियों का इस्तेमाल शराब बेचने के लिए किया जा रहा है, वहीं बेगूसराय में खाकी की संलिप्तता इसमें शामिल नजर आई है। बेगूसराय एसपी अवकाश कुमार के निर्देश पर हनुमानगढ़ स्थित पुलिस बैरक में छापेमारी की गई। छापेमारी में 2 सैप जवान और 3 होमगार्ड के जवानों के बिस्तर के नीचे 5 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। आरोपी जवानों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। कैमूर कांड में बढ़े विवाद के बीच डीजीपी के एस द्विवेदी ने दलित छात्रा के साथ रेप की बात से इनकार किया है। डीजीपी के अनुसार छात्रा की मौत हत्या नहीं बल्कि सुसाइड है और युवती की मौत वाराणसी में ही हो गई थी। उन्मादी भीड़ द्वारा पुलिस पर हमले की बात पर डीजीपी ने कहा कि भीड़ पर सीधे गोली नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि ये भीड़ अपराधियों की नहीं होती है। अपराधी नहीं है, इसलिए बहुत स्टर्न एक्शन माने हमारा है कि गोली तो नहीं चला सकते हैं, लेकिन रजिस्ट तो करते हैं, और अगर वैसी नौबत आ जाती है थोड़ा फायरिंग वायरिंग करके लोगों को डिटर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग मोटिवेटेड तरीके से आए थे। ये नेचुरल उन लोग का गुस्सा नहीं था और झूठ प्रचारित भी किया गया रेप हुआ, जबकि वो घटना है पैसा लेने देने की, नहीं मिलने की, और लड़की की मानसिक स्थिति ऐसी रही होगी कि उसने सुसाइड